हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 जो बात करता है डेफिनेशंस की। मैं यहाँ पे सेक्शन 1 की वीडियो का लिंक भी पिन कर दूंगी, आप उसको चेक कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशंस और इट कंसिस्ट ऑफ 2 क्लॉजेस एंड A to Z सब क्लॉजेस, यानी कि 26 डेफिनेशंस हैं इसमें जो सब क्लॉज वाइज डिफाइंड हैं। उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन 1 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होते हैं ये हम सब जानते हैं। वो सारे डिवाइसेस जिनका इस्तेमाल वीडियो या फिर ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। वो किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, आइदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग पर्पसेस के लिए, या फिर किसी चीज की सर्च के लिए, एविडेंसेस को इकट्ठा करने के लिए, या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए। लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कोच में होती हैं, मीटिंग्स में होती हैं, उन सब चीज़ों के लिए जो ऑडियो वीडियो डिवाइसेस यूज होते हैं, हम उनका मीनिंग इस डेफिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ये बात करता है बेल के बारे में। व्हाट इज बेल? बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड। उस बंदे का रिलीज जिसको कोर्ट अक्यूज्ड मानती है या फिर सस्पेक्ट मानती है ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कि वो व्यक्ति जिसने कोई क्राइम कमिट किया है या नहीं ये तो अभी नहीं पता, लेकिन वो शक के दायरे में है, शक के दायरे में है, तो उसको अगर कोर्ट टेम्परेरी रिलीज करती है तो उसे हम बेल कहते हैं। बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ person accused of or suspected of commission of an offense from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or a bail bond। तो हाँ, बेल किस कंडीशन पर मिलती है? अब ऐसा तो है नहीं है कि कोर्ट ऐसे ही किसी को भी बेल दे देगी, कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको हम बोलते हैं बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड क्या होता है? इसमें एक अमाउंट कंसिडर की जाती है जिसको कोर्ट जो पर्सन एक्यूज होता है उसको कहा जाता है कि वो इस अमाउंट को पे करे कोर्ट में, एंड देन ही कैन गेट अ बेल फॉर सम टाइम। और जब भी जज उसको हियरिंग पर इनवाइट करेंगे तब उसे कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। वो कोई भी कोर्ट लगा सकती है या जिस भी ऑफिसर के पास बेल एप्लीकेशन फाइल हुई है वो कंडीशंस इम्पोज करता है। नेक्स्ट इज बेलेबल ऑफेंसेस। सी क्लॉज सब क्लॉज में है बेलेबल ऑफेंसेस। वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें बेल प्रोवाइड की जा सकती है। Bailable offenses means an offense which is shown as bailable in the first schedule। वो offenses जो first schedule में bailable show किए जाते हैं, और which is made bailable by any other law for the time being in force। मान लीजिए कोई offense ऐसा था जो आज तक नॉन बेलेबल था, लेकिन आज उसको उसको नॉन बेलेबल से बेलेबल घोषित कर दिया गया है किसी लॉ की एनफोर्समेंट की वजह से, देन इट विल फॉल अंडर दिस बेलेबल ऑफेंस। तो उस ऑफेंस में एक व्यक्ति जो अक्यूज है उसको बेल प्रोवाइड की जा सकती है। आगे है बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड क्या होता है?
वही मैंने आपको बताया, जब एक बंदा बेल अप्लाई करता है जिसने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है ये श्योर नहीं है, लेकिन अक्यूज है, उसको माना जा रहा है कि उसने क्राइम कमिट किया हो सकता है, तब वो एक बेल बॉन्ड भरता है जिसमें वो सारी कंडीशंस जो हैं मेंशन्ड होती हैं कि उसकी बेल बॉन्ड अप्रूव होने की क्या कंडीशंस हैं, कैसे कैसे वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट होगा, कब कब वो प्रेजेंट होगा, हर एक इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन्ड होती है। दैट इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट। और इसमें एक श्योरिटी होता है, एक बंदा जो कि गारंटी लेता है कि अगर ये बंदा भागा तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ही और शी, इट कैन बी ही और शी, जरूरी नहीं है ही होगा। बॉन्ड, अब बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इज ऑल्सो काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, इट्स अ बेल बॉन्ड विच इज मेड पर्सनली। अब मान लीजिए मेरे पास एक केस ऐसा आया जिसमें एक व्यक्ति है, उसके पास एक श्योरिटी नहीं है कि उसकी गारंटी लेने वाला पर्सन कोई नहीं है जो कह सके कि हाँ जी ये टाइम टू टाइम कोर्ट में अपनी अपीयरेंस देता रहेगा। तब उस केस में जो कोर्ट है उसको एक एप्लीकेशन फाइल की जाएगी कि इस बंदे के पास श्योरिटी नहीं है, तब कोर्ट उसे एक पर्सनल बॉन्ड भरने की इजाजत देगी जिसमें वो विदाउट श्योरिटी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है और ये प्रॉमिस कर सकता है बेल बॉन्ड के थ्रू, पर्सनल बॉन्ड के थ्रू, कि वो उस टाइम पे कोर्ट में मौजूद होगा जब कोर्ट उसको बुलाएगी हियरिंग के लिए। नेक्स्ट, चार्ज इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिगेशन। चार्ज हम सब जानते हैं कि इसमें एक या एक से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। So it says charge includes any head of charge when the charge contains more heads than one. किसी एक व्यक्ति को मेन अक्यूज बनाया जाता है तो मेन चार्जेस उसी के अगेंस्ट होते हैं। लाइक इन अ मर्डर केस, मान लीजिए 5 व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, तो मेन जिसने वो क्राइम कमिट किया है, जिसने स्टैब, मान लीजिए स्टैबिंग का केस है, जिसने स्टैब किया है बंदे को, 5 बंदों में से एक बंदा, तो 4 जो हैं वो को अक्यूज होंगे, लेकिन जो एक ये व्यक्ति है ही इज द मेन जिसके अगेंस्ट चार्जेस पहले फाइल होंगे। अब आगे बात करते हैं, हमने बेलेबल ऑफेंसेस की बात करी थी, अब आगे ये है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। Cognizable offenses means an offense for which, and cognizable case means a case in which, cognizable offense वो होते हैं जिनमें एक पुलिस ऑफिसर को किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करना है तो उसको एक वारंट क्या होता है? वारंट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा ये साबित किया जाता है कि आप जिस व्यक्ति ने क्राइम कमिट किया है उसको अरेस्ट करने के ऑर्डर्स कोर्ट ने दिए हैं। परंतु जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उनके अंदर पुलिस को ये वारंट नाम का डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं होती है। दैट मीन्स अ पर्सन हु इज कमिटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, committing a non bailable offense, or we can say committing a cognizable offense, can be arrested without any warrant or under any law for the timing and force। उस व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। अब कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट दो तरीके, कंप्लेंट ना जो होती है वो सिर्फ मैजिस्ट्रेट के सामने, हम लोग कहते हैं कि पुलिस के सामने भी कंप्लेंट
जो होती है वो प्रेजेंट करते हैं हम लोग, बट दैट इज नॉट ट्रू। जो कंप्लेंट है वो सिर्फ मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होती है, मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होती है with the view to his taking action under this संहिता। एक मैजिस्ट्रेट है, जब हम उसके आगे कंप्लेंट फाइल करते हैं तो वो मैजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लेता है that some person whether known or unknown has committing an offense। मतलब चाहे वो व्यक्ति नोन हो, मतलब उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, has committed an offense but does not include a police report। वही मैंने जो बताया, जो ये कंप्लेंट होती है वो मैजिस्ट्रेट के पास फाइल होती है, ना कि पुलिस वालों के पास। पुलिस के पास जो मतलब डिटेल जाती है, या हम अगर पुलिस के पास डायरेक्ट जाकर इन्फॉर्म करते हैं तो हम उसको एप्लीकेशन फाइल करना बोलते हैं, जो कि कंप्लेंट नहीं मानी जाती। So complaint means any allegation made orally or in written to a magistrate with a view to his taking action under this sanhita that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report। I hope आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। A report made by a police officer in a case which discloses after an investigation the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant। वही मैंने जो बताया कि जो भी एप्लीकेशन हम पुलिस वालों के पास फाइल करते हैं वो कंप्लेंट नहीं होती है, वो एक एप्लीकेशन होती है, लेकिन उस एप्लीकेशन को ही इन फर्दर कंप्लेंट में कन्वर्ट किया जाता है, बट उसमें कंप्लेनेंट वो व्यक्ति नहीं होता जिसने एप्लीकेशन फाइल की होती है, बल्कि पुलिस वाले उसमें कंप्लेनेंट बन जाते हैं, क्योंकि वह जो एप्लीकेशन है वो उनके पास फाइल करी गई है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सारे फैक्ट्स एंड मैटर्स को इकट्ठा करके, एविडेंसेस को इकट्ठा करके पूरी एक केस की फाइल तैयार करते हैं, देन दे रिप्रेजेंट दैट पर्सन as a complainant in the court। So this is the main explanation of this particular definition।